हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपसे बोल दिया था कि चैप्टर 2 एंड हो चुका है। ठीक है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ADR एंड GDR, बट मैं सोच रहा हूँ इसका डिस्टिंग्विश भी जो है ना चैप्टर वाइज अपन साथ में करते हुए चलते हैं। तो डिस्टिंग्विश पार्ट नहीं किया था तो वो इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। और फिर तो मैंने यही सोचा है कि हर चैप्टर में हम लोग उसके आंसर्स भी कर लेंगे और उसके डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर 2 का होगा वो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 2 का। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर को ही कह दिया था लास्ट लेक्चर है, बट डिस्टिंग्विश कवर नहीं किया था अपन ने, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्टिंग्विश कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन, सबसे पहले शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इस चैप्टर का क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हो आप ये चैप्टर। आंसर बहुत सिंपल है सर, जो कॉर्पोरेट को फाइनेंस लगता है, कॉर्पोरेट मतलब जो लार्ज कंपनीज हैं उनको जो फाइनेंस लगता है वो सोर्सेज क्या होती हैं, कंपनीज कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती हैं, फ्रॉम वेयर दे कलेक्टिंग देयर मनी, फ्रॉम वेयर दे कलेक्टिंग देयर मनी, इट्स कॉल्ड सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब क्या होता है सर, जहाँ से भी वो पैसा लेके आएंगे वो सोर्स है। कितने सोर्स है वैसे, 2 सोर्स है, ओन्ड एंड बोरोड। ओन्ड मतलब सर वो पैसा जो कंपनी को रीपे नहीं करना है, रीपे नहीं करना है मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, पैसा होगा तो वापस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसको कंपनी ओन्ड मानती है, अपना पैसा मानती है। बोरोड मतलब सर वो पैसा जो कंपनी ने लिया और बाद में उसे रिटर्न भी करना है, रिटर्न मतलब रीपे भी करना है, लीगल ऑब्लिगेशन है, नहीं किया तो वो कंपनी के एसेट बेच के अपना पैसा ले लेंगे। ठीक है, ओके। ओन्ड में बोरोड हो गया, ओन्ड एंड बोरोड हो गया। ओन्ड में कितने थे सर, 2 थे, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स थे, रिटेन्ड अर्निंग था, शेयर्स में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड में सर बहुत सारा था, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड वगैरह वगैरह। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, आपने अपने नोटबुक में लिख रखा होगा पूरा डिस्टिंग्विश, पूरा फॉर्म लिख लिया होगा। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, मीनिंग। आपने सबसे पहले अपने नोटबुक में देखो पहला पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग क्या है, याद करो शेयर्स का मीनिंग क्या था, याद करो शेयर्स का मीनिंग क्या था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, याद आ रहा है कुछ शेयर्स का मीनिंग क्या था। हाँ सर याद आ रहा है, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल, यही पढ़ा था ना। देखो आपने भी वही लिखा है, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब पूरे कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है शेयर। क्यों होता है, कैसे होता है, सब सीख लिया था अपन ने। डिबेंचर का मीनिंग देखो क्या है, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट। डिबेंचर क्या होता है, एक लोन होता है कंपनी के लिए, लेकिन डिबेंचर जब खरीदोगे तो कंपनी आपको क्या देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, अंडर सील मतलब उस पर कंपनी का स्टैंप होता है, एविडेंसिंग डेट मतलब वो किस बात का एविडेंस होता है सर, डेट का एविडेंस होता है, मतलब कंपनी को आपने लोन दिया हुआ है उस बात का वो सर्टिफिकेट प्रूफ है। याद आ रहा है ना, मैंने कहा था आपने मेरे कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया और बदले में मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया, तो आप बोलोगे अरे पता कैसे चलेगा कि हम लोग कंपनी को हम लोग ने लोन दिया है। तो मैं एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि हाँ आपने मेरे कंपनी को लोन दिया हुआ है, उसको आप बोलते हो डिबेंचर सर्टिफिकेट, उस पीस ऑफ पेपर को। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे मेरा कंपनी का स्टैंप है, मैं कंपनी हूँ, मेरा स्टैंप है, और वो स्टैंप इस बात, वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट इस बात का प्रूफ है कि आपने मुझे लोन दिया हुआ है। कोई डाउट यहाँ पे। देखो जितनी भी चीज़ें आज पढ़ने जा रहे हैं ना डिस्टिंग्विश में, ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, जितनी भी चीज़ें आज पढ़ेंगे सब ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक रिवीजन होगा फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मीनिंग के बाद देखो सेकंड पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है, स्टेटस। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिस्टिंग्विश करने में। क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार आंसर्स लर्न हो गए ना तो डिस्टिंग्विश करने में फटाक से हो जाएगा। क्यों सर फटाक से क्यों होगा, अरे सारे आंसर्स में आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, अब यहाँ पे खाली डिस्टिंग्विश फॉर्म में पढ़ना है बस, और क्या। चलो सेकंड, स्टेटस। बताओ शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, क्योंकि हम लोग ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आज मैं बहुत कम बोलूँगा, सब आपको बोलना है। आप बोलोगे सर वीडियो में हम लोग बोलेंगे तो सुनोगे कैसे, अरे मैं सुन लूँगा, आपको बोलना है। कंपनी का स्टेटस पूछ रहा हूँ, कंपनी में स्टेटस क्या होता है, शेयर। अगर आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप कौन हो कंपनी में, जल्दी बताओ। आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप मेरे कंपनी के कौन हो, शेयर होल्डर हो। और शेयर होल्डर कंपनी का कौन होता है, ओनर होता है। शेयर होल्डर कंपनी का कौन होता है, ओनर होता है। देखो शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। सेकेंड,
अगर आपने मेरी कंपनी का डिबेंचर खरीदा, अगर आपने मेरी कंपनी का डिबेंचर खरीदा तो आप मेरे कंपनी के कौन हो गए सर? डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों? क्योंकि मुझे आपको पैसा रिटर्न करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज नेचर। थर्ड इज नेचर। क्या नेचर है कैपिटल का? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या नेचर है कैपिटल का? कैपिटल का नेचर ये परमानेंट होता है। याद करो, मैंने फर्स्ट डे बताया था, अगर आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, अगर आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा तो शेयर का पैसा मैं कब रिटर्न करूँगा? जल्दी बताओ। अगर आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं शेयर का पैसा रिटर्न कब करूँगा? सर जब कंपनी बंद होगी। जब कंपनी बंद होगी तब तो मेरे पास ही पैसा है ना। तब तक आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं आपको वापस कभी दूंगा? सर जब मेरी कंपनी बंद होगी। तो आपका पैसा ऑलमोस्ट मेरे पास कब तक पड़ा हुआ है? जब तक मेरी कंपनी है। तो आपका पैसा मेरे पास परमानेंट होगा, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? परमानेंट कैपिटल। क्या डिबेंचर भी परमानेंट कैपिटल है? क्या डिबेंचर भी परमानेंट कैपिटल है? आंसर नहीं। सर क्यों? अरे आप मुझे स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसा दोगे। क्या कह रहा हूँ मैं? आप मुझे स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसा दोगे। सर स्पेसिफिक पीरियड मतलब, अरे से आपने मेरे कंपनी का 5 साल के लिए डिबेंचर खरीद लिया तो 5 साल तक पैसा मेरे पास होगा, 5 साल के बाद मैं पैसा आपको दे दूँगा, हाँ या ना? तो इसका नेचर कैसा है कैपिटल का? सर ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है, ये टेम्पररी होता है। तो नेचर कंप्लीट। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, मुझे बताओ फटाफट से, शेयर्स अगर खरीदोगे स्पेशली इक्विटी शेयर्स, तो क्या आपके पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स हैं? आंसर इज यस। सर व्हाट इज़ नॉर्मल वोटिंग राइट्स? अरे कंपनी का जो जनरल मीटिंग होता है, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, जो जनरल मीटिंग होता है उसमें राइट, वोट करने का राइट सिर्फ किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, और किसी के पास नहीं होता है। तो क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वो राइट है? मुझे बताओ। शेयर होल्डर्स, देखो क्योंकि हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करें तो इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं, बिल्कुल। तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट में वहाँ मैंने सिर्फ शेयर होल्डर लिखा हुआ है, क्या शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल वोटिंग राइट होता है? आंसर बिल्कुल होता है। क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सर शेयर होल्डर्स के पास क्यों होता है? क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। डन, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट रिटर्न, देखो ये सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं है नया? अरे सबका सब ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग खाली उसका डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आंसर आपको देना है, अगर आपने शेयर खरीदा, अगर आपने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा तो रिटर्न में मैं क्या दूंगा? रिटर्न में क्या दूंगा? डिविडेंड दूंगा। इक्विटी खरीदा है तो फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस खरीदा है तो फिक्स्ड, डिबेंचर खरीदा है, अगर आपने मेरी कंपनी का डिबेंचर खरीदा है तो मैं आपको रिटर्न में क्या दूंगा? इंटरेस्ट। फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? जल्दी बताओ, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर 6 इज सिक्योरिटी। मुझे बताओ फटाफट से, क्या शेयर होल्डर्स के पास कोई सिक्योरिटी होती है? अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया तो क्या ये कुछ कर सकते हैं कंपनी का? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं कर सकते, रोएंगे बैठ के। रोएंगे मतलब कुछ भी नहीं है, लॉस सफ़र करेंगे। लेकिन क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास सिक्योरिटी होता है? मतलब अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो क्या कंपनी का ये कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, कंपनी का एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो ये सिक्योरिटी होती है, इनके केस में सिक्योरिटी नहीं होती। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जनरली एग्ज़ाम में ना डिस्टिंग्विश आता है 5 मार्क्स का, तो लिखने होते हैं 10 पॉइंट्स, तो मिलते हैं ऐसे मार्क्स है। जैसे मीनिंग दोनों साइड लिखोगे ना तो हाफ हाफ मिलता है, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 पॉइंट के 10 मार्क्स हो जाते हैं। बट 6 पॉइंट क्यों लिखा है अपन ने? सेफ साइड से। लग बाई चांस अपन ने एग्ज़ाम में कोई एक पॉइंट रॉन्ग भी कर दिया, अपन तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, लेकिन बाय मिस्टेक एक रॉन्ग हो गया तो भी आपका मार्क्स कटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए पूरे 6 पॉइंट लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो शेयर्स डिबेंचर समझ में आ गया क्या होता है? जनरली ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ ही है, खाली क्या किया अपन ने, एक फटाफट से उसका एक डिस्टिंग्विश कर लिया। और आपने देखा होगा जब मैं पढ़ा रहा था आपको, जब मैंने आपको शेयर्स और डिबेंचर्स पढ़ाए थे इंडिविजुअली, जब टॉपिक पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते भी डिस्टिंग्विश कर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही सिंपल, मुझे बताओ फटाफट से, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिस्टिंग्विश है?
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिस्टिंक्शन है? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, फटाफट से बताओ। पहले बताओ मीनिंग क्या है, जल्दी बताओ इन दोनों का मीनिंग क्या है। पहला मीनिंग, अपन ने सब कुछ कर लिया है, मीनिंग पॉइंट बताओ फटाफट से। इक्विटी शेयर क्या होता है? सर इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मैंने मीनिंग में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। मीनिंग में यहाँ देखो लिखा हुआ है मैंने, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। डन, ओके। प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स मतलब सर प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, मीनिंग क्लियर है दोनों का, ऑलरेडी सब डिस्कस्ड है। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, कैपिटल। अच्छा मज़े की बात क्या है पता है? बताओ क्या है? जिस ऑर्डर में अपन ने फीचर्स पढ़ा था, पहले कैपिटल फिर डिविडेंड, ऐसे जिस ऑर्डर में फीचर्स पढ़े थे इक्विटी और प्रेफरेंस के, उसी ऑर्डर में मैंने सेम पॉइंट्स रखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल, मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट है या नहीं है? सर परमानेंट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परमानेंट है या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जल्दी बताओ, प्रेफरेंस शेयर कंपनी के पास परमानेंटली होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे सर नहीं, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। मैंने कहा था प्रेफरेंस का पैसा कंपनी 20 साल से ज़्यादा नहीं रख सकती। मतलब मैक्सिमम आप मेरे कंपनी से कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते हो? 20 साल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। जैसे आपने मेरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा 15 साल के लिए, तो इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है 15 साल तक पैसा हमारे पास होगा, मतलब आपका पैसा कंपनी के पास होगा, 15 साल के बाद मैं रिडीम कर दूंगा। तो क्या ये परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? जल्दी बताओ, परमानेंट नहीं है तो क्या है? सर नॉट परमानेंट। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इक्विटी शेयर इज़ अ परमानेंट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ नॉट परमानेंट कैपिटल। बस खत्म। चलो नेक्स्ट, डिविडेंड। फटाफट से बताओ, दोनों को डिविडेंड मिलते हैं? आंसर हाँ, दोनों को डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से। क्या मीनिंग था सर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स का? फ्लक्चुएटिंग मतलब इनका डिविडेंड डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया ज़्यादा डिविडेंड, कंपनी ने कम प्रॉफिट किया कम डिविडेंड, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया नहीं डिविडेंड। याद है ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है। फिक्स मतलब सर कंपनी कम प्रॉफिट करे ज़्यादा प्रॉफिट करे, जो रेट बोला है वही रेट पे मिलेगा। से आपने मेरे कंपनी का 10% प्रेफरेंस शेयर खरीदा, इट मीन्स कि आपको मैं रिटर्न ऑफ डिविडेंड कितना दूंगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दूंगा? 10% दूंगा। मतलब आपका जो भी मेरे कंपनी में आपने शेयर खरीदा है वो फेस वैल्यू जो भी है उसका मैं 10% ही आपको क्या देने वाला हूँ? डिविडेंड दूंगा। चाहे मेरी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो चाहे मेरी कंपनी को कम प्रॉफिट हो, राइट? इसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, इसका डिविडेंड फिक्स्ड। चलो नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट का क्या मतलब था? जल्दी सोचो और बताओ, प्रेफरेंशियल राइट्स का क्या मतलब है? प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब प्रायोरिटीज़। कंपनी किसको प्रायोरिटी देती है? क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रायोरिटी है? इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई प्रायोरिटी नहीं है। जब डिविडेंड देने की बारी आती है, जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो कंपनी सबसे पहले किसको देती है? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रायोरिटी है प्रेफरेंस के मामले में, डिविडेंड के मामले में? बिल्कुल है। जब कैपिटल देने की बारी आती है, डिविडेंड के बारे, जब डिविडेंड देती है ना कंपनी, तो शेयर होल्डर की जब बारी आती है तो पहले इसको मिलता है डिविडेंड फिर इसको मिलता है। तो इसको, इसके पास प्रेफरेंस है, इसके पास प्रेफरेंस नहीं है। यहाँ प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। इसको कंपनी ने प्रायोरिटी दिया, इसको प्रायोरिटी नहीं दिया। सेकंड, जब कंपनी पैसा वापस करती है, कैपिटल। सर कौन सा पैसा? अरे वही पैसा कैपिटल जो आपने मुझे दिया हुआ है। कंपनी आज बंद हो गई, एग्जाम्पल लेता हूँ, आज कंपनी बंद हो गई तो आप सबको आपको पैसा देना होगा मुझको। तो बताओ जब शेयर होल्डर्स की बारी आएगी तो सबसे पहले मैं किसको आपको उसका पैसा दूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को? आंसर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और फिर बचेगा पैसा इक्विटी वाले को मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ प्रेफरेंशियल राइट किसके पास है किसके पास नहीं है? आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट है। किस रिस्पेक्ट में प्रेफरेंशियल राइट है? सर डिविडेंड के रिस्पेक्ट में और कैपिटल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट। नेक्स्ट, रिस्क। मुझे बताओ फटाफट से, किस में ज़्यादा रिस्क है? किस में ज़्यादा रिस्क है? जल्दी बताओ फटाफट, किस में ज़्यादा रिस्क है? ऑब्वियस सी बात है यार, इक्विटी शेयर में ज़्यादा रिस्क है। क्यों? सर डिविडेंड एक तो फ्लक्चुएटिंग है, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट डिविडेंड की बात हो गई।
कैपिटल जब कंपनी बंद होगी लास्ट में पैसा बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। तो रिस्क है कि नहीं है, बहुत रिस्क है। तो इक्विटी शेयर के पास बहुत ज़्यादा रिस्क पैर करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेस रिस्की होता है। फिक्स डिविडेंड है, प्रॉफिट कम हो चाहे ज़्यादा उतना ही डिविडेंड मिलता है। खाली ये होता है कि अगर आपने मेरी कंपनी का, याद करो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सिखाया था मैंने, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। तो अगर आपने मेरी कंपनी का नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, अगर मेरी कंपनी को इससे लॉस हो गया, अगर मेरी कंपनी को इससे लॉस हो गया, बताओ फटाफट से, क्या मैं डिविडेंड दूंगा आपको? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। क्या अगले साल ये डिविडेंड मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका डिविडेंड क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, डूब जाता है, नहीं मिलता है, लॉस। कौन से केस में? नॉन क्यूमुलेटेड वाले में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये रिस्की होता है बट लेस रिस्की होता है। किसके कंपैरिजन में लेस रिस्की होता है? इक्विटी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इस फेस वैल्यू, मुझे बताओ फटाफट से फेस वैल्यू कितना होता है? एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? जल्दी जल्दी बताओ, एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? सो नॉर्मली 10 और इवन 1 रुपया भी हो सकता है। ये बात नहीं सीखा है आप ने? बिल्कुल सीखा है। कहाँ सीखा है? जब फीचर सीख रहे थे। कहाँ सीखा है? जब हम लोग फीचर सीख रहे थे। डन। तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? सर 10, जनरली 10 होता है और 1 रुपया भी हो सकता है। मतलब 1 रुपया से लेके 10 रुपये के बीच में कुछ भी, 4 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितना रखती है। जनरली कितना होता है? 10 रुपया होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? 100 रुपया, ठीक है। कोई डाउट है 6 पॉइंट में? डिस्टिंग्विश में कोई डाउट? आप देख रहे होगे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैं इसको इरेज कर दूँ? समझ में आ गया अच्छे से? चलो नेक्स्ट और लास्ट डिस्टिंग्विश। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आज, वीडियो भी बहुत काफ़ी छोटा होगा आज, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी सब अपन ने सीख लिया है, कुछ नया सीखने जैसा ही नहीं है आज। खाली हम लोग आज डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उसका। ओन्ड एंड बोरोड, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। चलो बताओ फटाफट से, क्या मतलब है, क्या मतलब है ओन्ड एंड बोरोड का? जल्दी बताओ। ओन्ड क्या होता है? अरे जो शेयर बेच के लेते हो ओन्ड होता है, बाकी सब पैसा बोरोड होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। मतलब ओन्ड कैपिटल वो है जो शेयर होल्डर से आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। शेयर होल्डर से कॉन्ट्रीब्यूट करते हो मतलब शेयर बेचा तभी तो वो शेयर होल्डर बना, और शेयर होल्डर से जो पैसा लेते हैं वही कौन सा पैसा होता है? अपना पैसा होता है, ओन्ड कैपिटल होता है। बोरोड कैपिटल क्या होता है? तो देखो, इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से जो बोरो करते हो वो होता है बोरोड कैपिटल। अच्छा, क्रेडिटर कौन होता है? अरे आपने सीखा था डिबेंचर होल्डर भी क्रेडिटर है, बॉन्ड होल्डर भी क्रेडिटर है, लोन ले लिया बैंक से तो बैंक भी क्रेडिटर है, किसी बिजनेसमैन से उधार में गुड्स खरीद लिया वो भी क्रेडिटर है। ये सारे लोगों से जब आप पैसा लेते हो तो इसको आप क्या बोलते हो? जल्दी बोलो, इन चारों को आप क्या बोलते हो? क्रेडिटर बोलते हो। क्यों? क्योंकि आज पैसा लिया तो कल वापस करना पड़ता है, कर्जा होता है इनका पैसा। जो पैसा शेयर होल्डर से लोगे वो किसका पैसा है? अपना ही पैसा, मतलब ओन कैपिटल। लेकिन जो पैसा क्रेडिटर से लोगे वो बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट, सोर्सेस। मीनिंग समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट से, मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। सेकेंड पॉइंट क्या है? सोर्सेस, मतलब पैसा कहाँ से लाते हो। जल्दी ये पॉइंट आपको बताना है, बुक में मत देखना, नोटबुक में मत देखो। ओन कैपिटल कहाँ से आता है? अरे सिंपल, शेयर बेच के आता है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बेच के आता है, तो इसका सोर्स क्या है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बोरोड कैपिटल कहाँ से आता है? सर डिबेंचर बेच के, बॉन्ड बेच के, पब्लिक डिपॉजिट बेच के, ट्रेड क्रेडिट से, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से, यहाँ से आता है। तो इसके सोर्सेस क्या हैं? देखो क्या लिखे मैंने, इट इज़ कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है ना? सोर्सेज मतलब ये पैसा कहाँ से आता है, ये पैसा कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, ओन कहाँ से आता है? सर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बेच के, बोरोड डिबेंचर बेच के, बॉन्ड बेच के, डिपॉजिट्स बेच के, लोन लेके बैंक से, तो ये सब क्रेडिटर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आप ओन्ड कैपिटल है, मतलब आपने शेयर डिबेंचर, शेयर और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर खरीदा है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। ओन्ड कैपिटल, अगर आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, तो रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड। अब वो डिपेंड करता है, जो शेयर होगा अकॉर्डिंगली वैसा डिविडेंड होगा। इक्विटी होगा तो फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस होगा तो फिक्स। अगर आपने मेरी कंपनी का बोरोड कैपिटल खरीदा है, बोरोड कैपिटल मतलब डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह कुछ खरीदा हुआ है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड। चलो नेक्स्ट, स्टेटस।
जल्दी जल्दी से बताओ स्टेटस क्या होता है। अच्छा, यहाँ कौन से स्टेटस की बात हो रही है? आप जो व्हाट्सएप पे लगाते हो वो स्टेटस की बात हो रही है? कौन से स्टेटस की बात हो रही है? अरे आपका स्टेटस कंपनी के अंदर क्या? अगर आपने कंपनी का शेयर खरीदा तभी तो ओन कैपिटल होगा ना। आपका कंपनी में स्टेटस क्या? आप ओनर माने जाओगे, आप ओनर माने जाओगे। लेकिन अगर आपने कंपनी का डिबेंचर बॉन्ड वगैरह खरीदा तो आप कंपनी के क्रेडिटर माने जाओगे। तो इनका स्टेटस क्या होता है? ये ओनर होते हैं। इनका स्टेटस क्या होता है? ये क्रेडिटर होते हैं। ठीक है। वोटिंग राइट्स, जल्दी बताओ। देखो कितना सारा पॉइंट रिपीट हो रहा है। नहीं, मुझे बताओ फटाफट से, क्या ओनर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है? क्या ओनर्स के पास वोटिंग राइट होती है? आप बोलोगे सर ओनर के ही पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। जब भी कोई पूछे वोटिंग राइट क्या ओनर के पास होती है, आपका आंसर क्या होगा? वोटिंग राइट सिर्फ ओनर के ही पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। तो ओन्ड कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है, क्रेडिटर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज चार्ज ऑन एसेट्स। लास्ट पॉइंट इज चार्ज ऑन एसेट्स। लास्ट पॉइंट है चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब ये पॉइंट आप सोचो, आपको क्या लग रहा है मैं बता दूं ये पॉइंट? नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। कब सीखा था हम लोगों ने? जब हम लोग फीचर सीख रहे थे इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, तब भी हम लोग ने सीखा था चार्ज ऑन एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। मैं 20 सेकंड के लिए रुकूंगा, जल्दी सोचो क्या मतलब है इसका। चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट। अभी भी देखो सोचना शुरू नहीं किया, जल्दी सोचो। वीडियो पॉज करो और जल्दी सोचना शुरू करो। चार्ज ऑन एसेट्स का क्या मीनिंग था? सोच लिया? जल्दी बताओ। सोचा कि नहीं सोचा? सोच लिया। क्या सोचा? चार्ज ऑन एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स को चार्ज में लगा दोगे, जैसे फ़ोन को लगा देते हैं चार्ज में। क्या बोल रहा हूँ? चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब है एसेट्स को चार्जिंग में लगा देना, जैसे फ़ोन को लगाते हो। तो आप बोलोगे नहीं सर क्या ये बच्चों वाली बात कर रहे हो। आंसर दो फटाफट से। चार्ज ऑन एसेट्स का क्या मतलब है? तो चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब है अगर आप, बोल दूं, बता दूं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है बता देता हूँ, सुनो। ओन्ड कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स के पास चार्ज ऑन एसेट्स होता ही, चार्ज ऑन एसेट्स होता ही नहीं है सर। चार्ज ऑन एसेट मतलब कंपनी के एसेट्स के ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं होता। भले आप मालिक हो, देखो आप कंपनी के मालिक हो, फिर भी कंपनी के एसेट्स पे आपका चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होता है मतलब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप कंपनी का एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनका कंपनी के ऊपर क्या होता है? कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। चार्ज होना मतलब उनके पास राइट है कि वो कंपनी के एसेट बेचे और अपना पैसा रिकवर कर ले अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, चार्ज ऑन एसेट्स का मीनिंग क्या है? सर अगर आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है तो आप मेरे कंपनी के ओनर हो और ओनर के पास चार्ज ऑन एसेट्स का राइट नहीं होता है। सर चार्ज ऑन एसेट्स मतलब आप एसेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करते हो। सर चार्ज क्रिएट नहीं करते इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप कंपनी का कोई भी एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। मैंने आपको सिखाया था रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स के नाम लिख के रखती है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में सारे डिबेंचर होल्डर के नाम लिखे होते हैं। वैसे रजिस्टर ऑफ चार्ज होता है जिसमें कंपनी सारे ऐसे लोगों के नाम लिखती है जिसके अगेंस्ट कंपनी का एसेट गिरवी होता है। मतलब कौन सा एसेट कौन सा डिबेंचर होल्डर बेच सकते हो पूरा रजिस्टर में मेंटेन होता है, जिसको रजिस्टर ऑफ चार्ज कहते हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ठीक है, वो अपना डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बता दिया। आपको सिर्फ याद रखना है एसेट्स के ऊपर चार्ज किसका होता है? सिर्फ क्या ओनर्स का चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर? बिल्कुल नहीं। तो किसका होता है? क्रेडिटर्स का होता है। तो अगर आप ओन्ड कैपिटल में फॉल करते हो तो आपके ऊपर एसेट, आपने एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप बोरोड कैपिटल में फॉल होते हो, मतलब आपने कंपनी का डिबेंचर बॉन्ड वगैरह खरीदा हुआ है, तो आप कंपनी के एसेट्स के ऊपर आपका चार्ज होता है, कंपनी का एसेट बेच कर अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली डिबेंचर। कोई डाउट यहाँ तक? खत्म? चलो अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो ADR एंड GDR सीखा था उसके 3rd पेज पे ना आपने लिखा होगा कौन कौन सी कंपनीज़ ने ADR और GDR में ADR एंड GDR इशू किया हुआ है। तो वो एक बार अच्छे से देख लेना अपने जनरल नॉलेज के लिए। एग्ज़ाम में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में वही लिखना है जो मेन आंसर है ना अपना, जो अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे प्रोसेस का डायग्राम बनाया हुआ है, बस वही करना है। लेकिन जो मैंने साइड में वो दिया हुआ है ना कि बजाज कंपनी, टाटा कंपनी, किसका किसका ADR एंड GDR
इंटरनेशनली इशूड है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए दिया था और कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर में हम लोगों ने सीखा सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में कि कंपनी पैसा लाती कहाँ से है, सोर्सेज क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में पता है क्या सीखोगे, बताओ, सोचो क्या सीखोगे। अगर आपने चैप्टर का नाम देखा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। ये तो पता है कि कंपनी शेयर बेच के पैसा ला सकती है, अब तक ना अपन ने बस इतना ही सीखा है कि कंपनी शेयर डिबेंचर ये सब बेच के पैसा ला सकती है। अब अगले लेक्चर से सीखेंगे कि कंपनी एक्चुअली में शेयर बेच के पैसा लाती कैसे है, मतलब शेयर बेचती कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो बहुत ही छोटा है आज का, आराम से देखो, देखने के बाद पूरे तीनों के तीनों डिस्टिंग्विश बाय हार्ट कर लेना, लर्न कर लेना और उसको 2-3 बार लिख लेना, तो एकदम रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।